स्टार्ट करते हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मैं आपको एमसीक्यू सीरीज करवाऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। ठीक है, क्लासिकल जो थॉट है उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, फिर हम लोग एमसीक्यू सीरीज करेंगे, क्योंकि मेन मेरा जो टारगेट है वो एमसीक्यू सीरीज के ऊपर है। तो अगर हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो इनका मेन कोर प्रिंसिपल्स क्या थे, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है मुख्य सिद्धांत इनके क्या थे। तो मुख्य सिद्धांत की अगर हम बात करें न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की, तो रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पॉलिसीज एंड हिस्टोरिकल ट्रेड्स। इसमें क्या था कि जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस है, तो न्यू क्लासिकल थॉट ये था कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो है ना, फ्यूचर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है उनके बेस पे जो भी अपना डिसीजन होता है वो ले लेते हैं। जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है उसके रिगार्डिंग वो डिसीजन ले लेते हैं, है ना। मतलब क्या प्राइस रहने वाला है, ये सब उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके रिगार्डिंग वो पता लगा लेते हैं, है ना। People's economic decisions are forward-looking and aim to optimize outcome, making policy intervention offer ineffective। जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, मतलब पहले आने वाले टाइम को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, ऑप्टिमाइज आउटकम्स बनाते हैं। और जो भी पॉलिसीज होती हैं वो इनइफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो उनका कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज लोग पहले ही जो इंफॉर्मेशन होती है उसके रिगार्डिंग अपना जो डिसीजन है, अपनी जो प्रोडक्शन है वो डिसीजन ले लेते हैं। सेकंड है कॉन्टिन्यूस मार्केट क्लियरिंग। मार्केट आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। जो न्यू क्लासिकल थे उनका थॉट था कि जो मार्केट है वो हमेशा क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है, बिकॉज प्राइस एंड वेज एडजस्ट इंस्टेंटली टू चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड। मतलब जो मार्केट होती है ना वो ऑटोमेटिक अपने आप ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है, बिकॉज डिमांड और जो सप्लाई होती है ना उनमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती रहती है। मतलब कि जो मार्केट होती है ना वो कॉन्टिन्यूस क्लियर होती रहती है, ये व्यूज था इनका। दिस अजम्पशन इम्प्लाइज टू नो परसिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन इन द इकोनॉमी। इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगे तो लेबर की जो डिमांड और सप्लाई है ना वो भी बराबर हो जाएंगी। तो इन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की भी जरूरत नहीं है, कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, और जो भी अपने आप मार्केट है वो अपने आप क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। फोकस ऑन माइक्रो फाउंडेशन। इकोनॉमिक आउटकम आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ रैशनल ऑप्टिमाइज इंडिविजुअल्स एंड फर्म। जो भी इन्होंने ये बोला था कि जो कंज्यूमर्स हैं या जो फर्म के बिजनेसमैन जो भी हैं, वो उनका जो बिहेव होता है ना वो रैशनल होगा, है ना। जो भी मतलब वो ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन करेंगे, है ना। जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी फॉर्म्स हैं, वो मतलब वो रैशनल होंगे, उनमें बुद्धि होगी, वो अपने आप ही जो भी अवेलेबल होगी इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही डिसीजन ले लेंगे। एम्फिसाइज द रोल ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग इन मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल। मतलब इंडिविजुअल्स का रोल होगा सारा कि वो किस तरह से डिसीजन ले रहे हैं। पॉलिसी इनइफेक्टिव प्रेपोजिशन। इन्होंने बोला था कि कोई भी पॉलिसी काम नहीं करेगी मॉनेटरी फिजिकल। प्रिडिक्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी मॉनेटरी एंड फिजिकल मेजर हैव नो रियल इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए याद रखिएगा इनका व्यूज जो भी है, क्योंकि नेक्स्ट जो रहने वाला है वो मैं न्यू केन्जियन आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको क्लासिकल करवाया, केन्ज करवाया, मोनिट्रिस्ट के बारे में आपको बताया, तो अलग अलग थॉट आप समझ रहे हो ना इनके। अभी हमारा न्यू क्लासिकल चल रहा है और फिर मैं केन्स करवाऊंगी। आपने इनको बिल्कुल भी वो मत कर देना कि आपस में मिला दो सब कुछ, अलग अलग इनके थॉट याद रखना, है ना। तो जो न्यू क्लासिकल थे इन्होंने बोला था हैव नो रियल इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जो पॉलिसीज है उनका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज रैशनल एजेंट एंटिसिपेट देयर इम्पैक्ट एंड एडजस्ट बिहेवियर अकॉर्डिंगली। मतलब जो भी इंडिविजुअल्स हैं, फॉर्म्स वाले पर्सन है, बिजनेसमैन है, वो क्या होंगे, वो रैशनल होंगे और अपने आप ही जो बिहेवियर उनका होगा वो एडजस्ट कर लेंगे। एंटिसिपेटेड पॉलिसी कैन हैव टेम्परेरी इफेक्ट। जो भी पॉलिसीज होंगी ना एंटिसिपेटेड पॉलिसी, उनका इफेक्ट होगा बट वो भी टेम्परेरी होगा, मतलब परमानेंट नहीं होगा, समझ रहे हो।
उसके बाद हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्लासिकल और केंजियन इकोनॉमिक्स में क्या कंपैरिजन था। जो क्लासिकल थे, अज्यूम दैट मार्केट नेचुरली सेल्फ रेगुलेट विदाउट द नीड ऑफ गवर्नमेंट। क्लासिकल ने बोला था कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं होगी। और ये मेनली लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर इनका मेन फोकस था, सप्लाई साइड फैक्टर्स इन्होंने मतलब लिया था। अब हम केंजियन की बात कर लेते हैं। आर्ग्यू दैट एग्रीगेट डिमांड ड्राइव शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। जो केस थे उन आपको पता ही है, वो शॉर्ट टर्म को लेके चले थे। उन्होंने बोला था कि लॉन्ग टाइम में तो सब डेड हैं, सब मर जाएंगे, है ना। तो आर्ग्यू दैट एग्रीगेट डिमांड ड्राइव्ड शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से वो ड्राइव कर रहे हैं। एडवोकेट फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार को उन्होंने काफ़ी वो बताया था कि इनका होना चाहिए हस्तक्षेप टू स्टेबलाइज इकोनॉमी पर्टिकुलर ड्यूरिंग रिसेशन। मतलब मंदी के टाइम में तो गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स वर्सेस केंजियन की अगर हम बात करें, तो जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स रीस्टार्टेड माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन एंड मार्केट क्लियरिंग मैकेनिज्म। अब आप समझ रहे हो ना, जो न्यू क्लासिकल है वो क्या थे, उनकी मेन फाउंडेशन क्या थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन उन्होंने किया था, एंड मार्केट क्लियरिंग मैकेनिज्म। मतलब कौन सी बुक की बात हो रही है यहाँ पे, मैक्रो माइक्रो में आप समझ रहे हो ना कौन सी बात हो रही है। मार्केट क्लियरिंग मैकेनिज्म रिजेक्टिंग द केंजियन एम्फेसाइज ऑन द स्टिकी प्राइस। इन्होंने न्यू क्लासिकल ने रिजेक्ट कर दिया था केंज के स्टिकी प्राइस को एंड वेज को। इन्होंने बोला था कि जो प्राइस और जो वेज है ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो फिक्स नहीं होते। बट केंज क्या लेके चल रहा था, केंज ने बताया कि जो प्राइस और वेज है वो फिक्स होते हैं। हाईलाइटेड लिमिटेशन ऑफ एक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशन। इन्होंने हाईलाइट लिमिटेशन, मतलब मेन इनका जो था, कहते कि पॉलिसी का कोई वो नहीं होगा रोल यहाँ पे इतना, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब पॉलिसी की फेवर में नहीं थे, ना मॉनिटरी ना फिजिकल, मतलब ऑटोमेटिक मार्केट क्लियरिंग के बारे में बात कर रहे थे। न्यू क्लासिस सिंथेसिस की बात करें अगर हम, तो द न्यू क्लासिकल एंड न्यू केंजियन अप्रोच वर लेटर कंबाइन टू फॉर्म द न्यू क्लासिकल। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं ना, न्यू क्लासिकल, तो इसको नाम दे दिया न्यू क्लासिकल सिंथेसिस हैज बेस ऑफ मेन स्ट्रीम माइक्रो इकोनॉमिक्स टूडे। तो इसका जो मेन माइक्रो में, मैक्रो में हम लोग इसको रीड आउट करते हैं, मैक्रो में। वाइल न्यू केंजियन मॉडल इनकॉर्पोरेट प्राइस थिकनेस एंड knowledge short term inefficiency, they also retain rational expectation and forward looking behavior। तो ये लाइन आप अच्छे से याद रखिएगा इन न्यू क्लासिकल के बारे में, न्यू केंजियन के बारे में। मॉडल इनकॉर्पोरेट है ना, इनकॉर्पोरेट प्राइस थिकनेस एंड नॉलेज शॉर्ट टर्म इन एफिशिएंसी। तो चलिए फाइनली हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, व्हाट इज द रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। व्हाट इज द रैशनल जो एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है वो क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैं बार बार बोल रही हूँ। कंप्लीट बैच अगर आपने ज्वाइन करना हो तो इकोनॉमिक्स हब जो हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड कर लेना। और अगर आपने कोई भी डाउट पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वो भी हमारा इकोनॉमिक्स हब के नाम से बना हुआ है, ठीक है, इस नंबर पे। सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ किसी भी थ्योरी में डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो। तो इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर बेस्ड ऑन इंस्टिक्ट, है ना। क्या बोला गया कि व्यक्ति भविष्य की अपेक्षाएं सहज ज्ञान पर आधारित है ना। इंडिविजुअल्स है ना, वो भविष्य की उपेक्षाएं सहज ज्ञान पर आधारित है, बेस्ड है ना। इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर बेस्ड, इंडिविजुअल फॉर्म एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। क्या उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर बेस्ड है। इंडिविजुअल डू नॉट फॉर्म एनी एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, तो सी तो आप काट ही दो, है ना। आपको भी पता है जब वो इन्फो अभी भी मैंने आपको पढ़ाया ही था ना, तो सी तो वैसे भी कट हो रहा है। एक्सपेक्टेशंस आर फॉर्म्ड बाय रिले स्लोली ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी। बट मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज पे तो बिलीव ही नहीं करते न्यू क्लासिकल वाले, है ना। तो डी भी आप काट सकते हो। अब ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आएगा बी, मतलब जो व्यक्ति है भविष्य की उपेक्षाएं सभी उपलब्ध। सिर्फ वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं बेस्ड होता, सॉरी, सिर्फ वो अबाउट फ्यूचर बेस्ड नहीं होता, वो एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑल अवेलेबल जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी सबके ऊपर उसकी जो है डिसीजन वो जो है सेट वो अपना करेगा, जो भी बनाएगा, है ना।
सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स मार्केट आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल की मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में होगी, इसका कारण क्या है? बिकॉज प्राइस वेज आर एडजस्ट इंस्टेंटली टू चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कीप डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस्ड। अब गवर्नमेंट को तो आप एक बार काट ही दीजिए। एग्रीगेट डिमांड इज वोलेटाइल एंड नीड रेगुलेशन। इन्होंने बोला कि रेगुलेशन की जरूरत है, बट हमें पता है कि ये तो फ्री मार्केट की तरफ थे, तो सी भी आप काट दीजिए एक बार यहाँ पे, है ना। और डी में फर्म एंड कंज्यूमर अवॉइड मेकिंग फ्यूचर प्रोडिक्शन। अब बात फ्यूचर पे तो चलते हैं ना लेके, तो डी तो वैसे भी कट हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। कीमतें और मजदूरी आपूर्ति और मांग में बदलाव के अनुसार तुरंत समायोजन हो जाता है, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, जो भी वेज है, प्राइस है, और उसके रिगार्डिंग सप्लाई और डिमांड में एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? द पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस प्रेपोजिशन आर्ग्यू दैट प्रिडिक्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। नीति अप्रभाविता प्रस्ताव पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस प्रेपोजिशन के अनुसार पूर्व अनुमेय सरकारी नीतियों का, है ना, पॉलिसी इन इफेक्टिव प्रेपोजिशन आर्ग्यू क्या था? ऑलवेज स्टेबलाइज द इकोनॉमी, हैव नो रियल इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, लीड टू इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर आर नेसेसरी फॉर कॉन्टिन्यू मार्केट क्लियरिंग। तो बताइए, नीति अप्रभाविता प्रस्ताव मतलब पॉलिसी इन इफेक्टिव प्रेपोजिशन क्या थी, वो आपने बताना है। तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, मतलब उत्पाद और रोजगार पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता। यही मतलब होता है ना कि पॉलिसी इनइफेक्टिव, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर नहीं पड़ेगा? ना आउटपुट के ऊपर, ना ही एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, राइट। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप अपना आंसर देखिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। What is the key difference between न्यू क्लासिकल एंड केंजियन इकोनॉमिक्स? आप डिफरेंस बताइए न्यू क्लासिकल में और केंजियन में, ठीक है। केंजियन इकोनॉमिक्स फोकस ऑन माइक्रो फाउंडेशन वाइल न्यू क्लासिकल emphasize एग्रीगेट डिमांड। ओके, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स अज्यूम प्राइस स्टिकनेस अनलाइक केंजियन इकोनॉमिक्स, मतलब कि नई जो ये हमारे न्यू क्लासिकल है वो क्या है? मूल्य स्थिरता मानता है, जबकि केंजियन अर्थशास्त्र नहीं। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक रिलाइज ऑन रैशनल एक्सपेक्टेशन वाइल केंजियन emphasize गवर्नमेंट इंटरवेंशन, है ना। केंजियन इकोनॉमिक्स जो मार्केट ऑलवेज क्लियर वाइल न्यू क्लासिकल फोकस ऑन शॉर्ट टर्म इन एफिशिएंसी। तो होप सो आपने इतना कुछ रीड आउट कर लिया तो आप पहचान गए ना आंसर कौन सा होगा। तो आंसर क्या आएगा? सी, मतलब जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स रिलाई ऑन रैशनल एक्सपेक्टेशन, मतलब रैशनल एक्सपेक्टेशन की तरफ थे, एंड वाइल केंजियन emphasize गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और जो केंज है वो किसकी तरफ था? गवर्नमेंट इंटरवेंशन की तरफ था। और ये जो है न्यू क्लासिकल, ये प्राइस टिकनेस की तरफ तो नहीं थे ना, ये तो प्राइस और वेज को फ्लेक्सिबल लेके चलते थे, तो ए बी ऑप्शन तो कट हो जाएगा। और जो केंजियन इकोनॉमिक्स फोकस ऑन माइक्रो फाउंडेशन वाइल न्यू emphasize एग्रीगेट डिमांड, तो ये जो न्यू क्लासिकल थे ये एग्रीगेट डिमांड को लेके थोड़ी ना चले थे, तो ये ए बी कट हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ये जो मार्केट ऑलवेज क्लियर, केंज कब मार्केट क्लियर की तरफ था? वो तो न्यू क्लासिकल थे ना, तो डी बी कट हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ में आपसे क्या पूछा गया? व्हाट फॉर्म द थ्योरेटिकल बेस ऑफ मेन स्ट्रीम मैक्रो इकोनॉमिक्स टूडे। आज के मुख्य धारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सैद्धांतिक आधार क्या है? जो हमारी मेन स्ट्रीम मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरेटिकल बेस है वो क्या है? क्लासिकल, केंज, न्यू क्लासिकल या मोनिट्रिज्म, कौन सा बेस है? तो काफी अच्छा है। थ्योरेटिकल बेस कौन सा बन रहा है हमारा? तो इसका आएगा हमारा सी ऑप्शन, न्यू क्लासिकल सिंथेसिस। ओके, उसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया आपसे? अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक आउटकम आर प्राइमली डिटरमाइंड बाय। जो इकोनॉमिक आउटकम है उसको आप किस तरह से डिटरमिनेट करते हो अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल? गवर्नमेंट पॉलिसी से, तो गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके नहीं चलते, हम काट देते हैं। एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ रैशनल ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल, एक्सटर्नल शॉक एंड मार्केट फेलियर, फिक्स्ड वेज प्राइस फिक्स को भी ये लेके नहीं चलते। अब दो ऑप्शन आपके पास बच के, बताइए क्या आंसर होगा? आप समझ गए है ना, बी ऑप्शन, एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ रैशनल ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल, है ना। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा।
चलिए 7th कर लेते हैं। 7th में आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल की विशेषता कौन सी नहीं है? नोट, है ना, नोट पे ध्यान देना है। रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, ये तो है ना। कॉन्टिन्यू मार्केट क्लियर, ये भी आप समझ ही गए, ऊपर आपने रीड आउट किया था। इम्फेसाइज ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन और स्टेबलाइज डिमांड, या फिर पॉलिसी इनइफेक्टिव प्रेपोजिशन, ये भी उनका सही है ना, वो पॉलिसी को इनइफेक्टिव मान के चलते थे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, मतलब वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को लेके नहीं चलते थे। सो दैट इसकी करेक्टरिस्टिक ये वाली नहीं है। इन्होंने बोला कि इम्फिसाइज जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन को मतलब मेनली इंपॉर्टेंस दे रहे थे स्टेबलाइज डिमांड के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये जो सीरीज है वो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट मैं आपको और भी एमसीक्यू करवाऊंगी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होती है देना मुझे बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।